नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रखर श्रीवास्तव जी। प्रखर श्रीवास्तव जी से एक बड़े ही सामयिक विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकॉन दबा लें। तो प्रखर जी, आजकल एक पटना वाले मास्टर साहब हैं, वो बड़े चर्चा में हैं जी। और वो बड़ी नई-नई थियरीज़ लेके आ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे उनके कोई 24 मिलियन फॉलोअर्स बताए जाते हैं। तो जी। संभवतः चाहे उसका अहंकार बोल रहा है या जो कुछ भी बोल रहा है, लेकिन उनकी बड़ी विचित्र थियरीज़ आ रही। जी। और फिर उनको कुछ लोगों ने, पहले तो भाई उनकी बड़ी तारीफ़ें हुआ करती थी और वो बड़े देशभक्त माने जाते थे। हमने भी 1-2 बार उनकी तारीफ़ में कसीदे पढ़ दिए। जी। हमें क्या पता था, तो फिर पता चला कि उनका पॉडकास्ट हो गया। हुँ। पॉडकास्ट में पता चला कि साहब कि ये तो फीट ऑफ क्ले वाला मामला है, क्योंकि इनके तो पैर जो हैं वो मिट्टी के हैं। तो इन्हीं पटना वाले मास्टर साहब के बारे में थोड़ी आपसे कहेंगे कि साहब संभवतः आपने भी एक बार इनका फैक्ट चेक कर रखा है कि जी। गोडसे को गांधी को मारना चाहिए था। गांधी को क्यों मारा गोडसे ने? उसको जिन्ना को मारना चाहिए था। तो और भी कई सारे विषय आए हैं। महाराजा हरि सिंह के बारे में आया है। महाराजा हरि सिंह बड़े लालची थे। फिर आपके हमास के बारे में आया है कि साहब हमास को क्यों हम टेरर ग्रुप डिक्लेयर करें। साहब इसराइल ने जो है वो अभी तक अभी 15 दिन पहले जो है, क्या कुछ दिनों पहले ही नहीं हमास ने आज इसराइल ने आज तक कसाब को डिक्लेयर नहीं किया। हाँ, वैसे 2023 में जाके डिक्लेयर किया। मरे हुए आदमी को टेररिस्ट डिक्लेयर करने की यूएन में भी कोई परंपरा नहीं है। मर जाता है तो उसको हटा देते हैं लिस्ट में, लेकिन संभवतः मास्टर साहब को पता नहीं होगा ये सब जो वो चीज़ें हैं। तो दूसरी वजह से कहते हैं कि साहब की मास्टर साहब के यहाँ से आज तक कोई मास्टर के अलावा और कोई निकला नहीं है। पहली बार सुना कोई नीट में निकल गया है, तो उसकी बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। तो ये भी है कि साहब कि बिहार के लोग तो और पटना के लोग तो विशेष तौर से तो बहुत ही बुद्धिमान माने जाते हैं। आपकी तरह प्रखर मेधा के स्वामी होते हैं, वो कैसे इनके चक्कर में पड़े हुए हैं। तो साहब ये जो मैंने आपको विषय बताए, इसके अतिरिक्त भी और विषय हैं, तो साहब आप थोड़ा बताएं हमको, थोड़ा फैक्ट चेक करें, क्योंकि आपकी फैक्ट चेक में महारत है। देखिए, पिछले कई दिनों से हमने देखा है, कोविड के बाद से ये ट्रेंड चला है कि कई जो टीचर्स हैं जो इस तरह के यूपीएससी वगैरह की तैयारी करवाते हैं, उनमें से कई ऐसे बड़े फेमस हो गए यूट्यूब की वजह से। और सबके हमने चेहरे एक-एक करके खुलते हुए देख लिए कि किसने क्या बयान दिए। कोई चुनाव लड़ने पहुंच गया और पटना वाले मां साहब शायद चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हैं, तो उन्होंने एकदम अपना स्टांस क्लियर कर पटना वाले दिया है। मास्टर साहब 100% चुनाव, इन सब की सुना कोई जरिए पॉलिटिकल लेकिन पार्टी भी ज्वाइन कर लिए हैं, सुना है ऐसा, पता नहीं। लेकिन मैं बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरी जितनी समझ है और मैं जितना यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तैयारी करते हुए देखता हूँ, जिनमें से कई सफल भी हुए हैं, मुझे नहीं लगता वो इन टीचर्स के बाद इन कोचिंग सेंटर में वो पढ़ने के लिए जाते होंगे। ये बेसिकली ग्रुप डी वगैरह के लिए इन लोगों ने शुरू की थी तैयारियां, लेकिन अब ये इतने फेमस हो चुके हैं, इनके बारे में लगता है कि जो भारत में जितने आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, वो सब इन्हीं के कोचिंग सेंटर से निकल रहे हैं। तो हकीकत में जब ये बोलते हैं तो बेसिकली ये ये जो पढ़ा रहे हैं, इसको अगर कोई यूपीएससी में लिख दे और ये इंटरव्यू के अंदर इस तरह की भाषा और इस तरह की बातें बोल दे, तो मुझे नहीं लगता कि शायद कभी उस बच्चे का बेचारे का सिलेक्शन भी हो पाएगा। तो ये कभी कुछ दार्शनिक बन जाएंगे, कभी ये मोटिवेटर बन जाएंगे, कभी ये इतिहासकार बन जाएंगे, कभी ये पत्रकार बन जाएंगे, कभी ये कुछ भी बन सकते हैं। मतलब ये ऐसा लगता है कि इस पूरी 16 लीला जो है इनके अंदर समा जाती है जब कैमरे ऑन होते हैं इनके अंदर। और अक्सर जो बातें हैं वो झूठ परोसने का काम करते हैं। अभी आपने जो गोडसे और जिन्ना और गांधी वाली जो बात कही, तो वो मेरा वीडियो मैंने इनके बाद नहीं बनाया था, वो मेरा कम से कम 3 एक साल पुराना वीडियो था। तो इन्होंने जब ये जिन्ना और गोडसे वाली बात कही कि भाई गोडसे को पहले जिन्ना को मारना चाहिए था, गांधी बेचारे को क्यों मारा, तो वो किसी ने मेरा पुराना क्लिप लगा के उनके साथ जोड़कर वो बता दिया। तो वो आदमी पढ़ेगा, थोड़ा सा अध्ययन करेगा, महात्मा गांधी हत्याकांड इतना बड़ा देश की घटना है, उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। कोर्ट के अंदर सारी बातें सामने आ गई कि जो बेसिकली जिन्ना को मारने का प्लान गोडसे ने सबसे पहले गांधी को मारने से काफी पहले जिन्ना को मारने का प्लान गोडसे ने बना लिया था। और इस बात की पुष्टि जो है, जाने कितने गवाहों ने लाल किले की अदालत में जो केस चला उसमें की। दरअसल
जब भारत आजाद हो रहा था, अगर मैं उसी विषय की बात करूं, अगर हम पहले फैक्ट चेक की बात करें, जो आपने भी विषय छेड़ा भी, तो इन्होंने कहा कि गोडसे को जो है वो पहले जिन्ना को मारना चाहिए था, बेचारे गांधी ने क्या बिगाड़ा था, जिन्ना को मार देते। तो बिल्कुल सही बात है, गोडसे ने सबसे पहले जिन्ना को ही मारने का प्लान बनाया था। 1947 में जब भारत को आजादी मिली अगस्त के महीने में, तो उसके पहले जब ये घोषणा हो चुकी थी कि भारत 15 अगस्त को आजाद होगा और पाकिस्तान 14 अगस्त को अलग देश बनेगा, तभी से गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे, जिसको साथ में फांसी हुई उसके, इन दोनों ने जिन्ना को मारने का प्लान बना लिया था और ये लगातार उस प्लान पे काम कर रहे थे और पुणे में अलग-अलग लोगों से ये मिलते थे अपने इस प्लान को लेकर। और ये कोई दबी-छुपी बात नहीं, ये इन लोगों जो जिन लोगों को इन्होंने जिन्ना को मारने का प्लान बताया था, उन सब ने लाल किले की अदालत में गांधी हत्याकांड के बाद इस बात की पुष्टि करी कि गोडसे और आप्टे लोगों से पुणे में मिल रहे थे और बार-बार जिन्ना को मारने की प्लानिंग और फंड जुटाने की कोशिश और समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे थे। और जब ये बात एक बहुत बड़े वैष्णव सेक्ट के एक महाराज थे, दीक्षित महाराज जी, उनको जब ये खबर मालूम पड़ी कि 2 कोई लड़के हैं, 2 युवा हैं जो गांधी को जो जिन्ना को मारने का प्लान बना रहे हैं, तो उन्होंने नारायण आप्टे और गोडसे से संपर्क किया। ये दोनों इनके पास गए, दीक्षित महाराज के पास। इन्होंने दीक्षित महाराज को पूरा प्लान बताया कि जिन्ना जो है वो दिल्ली में रहता है, औरंगजेब रोड पे रहता है और पूरी बैठकें जो पाकिस्तान के भविष्य के मंत्रियों और पूरी मुस्लिम लीग की लीडरशिप के साथ जो बैठक होती है, वो दिल्ली में उसके घर पर होती है। तो इन्होंने ये प्लान बनाया कि हम जिन्ना को मार सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको मोर्टार चाहिए होंगे। तो दीक्षित महाराज ने बोला कि भाई ठीक है, मोर्टार तुम्हें चाहिए होंगे, तो उसके लिए कितने पैसे चाहिए होंगे? तो उन्होंने कहा कि हमें 5,000 रुपए चाहिए होंगे, क्योंकि गोवा में पुर्तगाल की जो सेना है, उस वक्त गोवा पे पुर्तगाल का कब्जा था, वो पुर्तगाल की सेना जो है अवैध हथियार बेचती है, वहां के कुछ सैनिक अवैध हथियार बेचते हैं, हम वहां से मोर्टार ले लेंगे और इस मोर्टार से हम जो है जिन्ना जब बैठक कर रहा होगा अपने सारे साथियों के साथ, तो हम उसको मोर्टार से हमला करके ना केवल उसको बल्कि लियाकत अली खान और पूरी मुस्लिम लीग की लीडरशिप को खत्म कर देंगे। तो दीक्षित महाराज को ये प्लान बहुत पसंद आया। उन्होंने तत्काल 5,000 रुपए जो है वो नारायण आप्टे और गोडसे को दे दिए और इन्होंने उसके बाद, तब तक अगस्त का पहला हफ्ता गुजर चुका था, जब तक ये पैसे का इंतजाम वगैरह, इनको दीक्षित महाराज से इनकी मुलाकात हुई। इसके बाद इन्होंने प्रयास किया कि गोवा से भी कैसे करके मोर्टार मिल जाए और हम इसको जिन्ना और उसके साथियों को मार सके। लेकिन ये प्लान पूरा कर पाते उसके पहले ही 10 तारीख के आसपास जो है वो जिन्ना जो है वो कराची चला गया अपने सारे साथियों के साथ, क्योंकि उसे पाकिस्तान में अपनी कामकाज नई सरकार के लिए शुरू करना था। 10 तारीख को हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली को छोड़कर, भारत को छोड़कर जिन्ना जो है वो पाकिस्तान चला गया और उनके हाथ से मौका निकल गया। अब ये बात कोई प्रखर श्रीवास्तव मन से मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा, ये दीक्षित महाराज से जब कोर्ट के अंदर पूछताछ हुई, कोर्ट में उनका बयान हुआ, पुलिस ने पहले पूछताछ की, 164 में बयान लिया, फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया, उन्होंने पूरी घटना बताई। इसके अलावा उन लोगों ने सब बताया कि कैसे-कैसे जिन्ना को मारने का प्लान बताते थे, बाकी लोगों ने भी इस बात की गवाही दी। पुलिस ने अपनी ये बात लिखी, तो ये तो वेल नोन फैक्ट है। अब कोई आके एक मार साहब जो है वो कहेगा कि नहीं वो तो जिन्ना को मार देता, तो भाई जिन्ना को मारने का प्लान तो बनाया था। वो सफल होता, नहीं होता, ये अलग बात है। वो क्या होता उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और ये केवल एक बार नहीं बनाया संजय जी। जब जिन्ना को उसकी टीबी की बीमारी बढ़ गई और ऐसी खबर आई कि सितंबर में जब जिन्ना हो सकता है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते या पहले अक्टूबर के पहले हफ्ते में अपने इलाज के लिए स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, तब इन दोनों ने स्विट्जरलैंड जाने का भी प्लान बनाया था। और ये बात मैंने नहीं लिखी है, ये बात जो है वो डोमिनिक लापेर और लैरी कॉलिंस ने अपनी मशहूर पुस्तक, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तकों में से एक, फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखी है। अब मां साहब ने सोची, इतिहास की बात करते हैं और आप भी जानते हैं कि जो इतिहास का जो भी एक सामान्य जिसका एक रुचि होती है इतिहास में, मैं तो विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा, जिनकी इतिहास में सामान्य रुचि भी है और आधुनिक इतिहास में जिनकी रुचि, वो फ्रीडम एट मिडनाइट तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब इन मां साहब ने वो भी नहीं पढ़ रखी, जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि गोडसे और आप्टे जो है वो जो है स्विट्जरलैंड जाकर भी जिन्ना को मारने का प्लान बना रहे थे। लेकिन जिन्ना स्विट्जरलैंड गए नहीं, क्योंकि उस वक्त भारत पाकिस्तान का युद्ध, कश्मीर का जो युद्ध था पहला, वो छिड़ गया। तो जिन्ना इतने व्यस्त हो गए कि वो कभी स्विट्जरलैंड जा नहीं पाए। तो ये सारे फैक्ट्स हैं और ये मन से जो आके अपनी जो है बातें कहना शुरू कर देते हैं और लोग जो है मान लेते हैं, लाखों करोड़ों व्यूज मिल जाते हैं, इसी में फिर ये गदगद हो जाते हैं। तो ये इनकी मतलब इनकी फैक्ट चेक की जो लिस्ट है ना, वो अगर करना शुरू करें तो करते ही रहेंगे हम, ये स्थिति है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। फैक्ट चेक की तो फिर कोई सीमा नहीं होती। जैसे एक बात ये कही कि साहब कि पटेल और नेहरू के बीच बात आई कि साहब कि पटेल जो है वो कैसे अगर प्रधानमंत्री बन जाते तो क्या होता, वो तो 1950 में मर गए थे, वो कैसे बनते प्रधानमंत्री, सुना था आपने?
यानी जब नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया गया, उसमें गांधी जी को पता था कि ये तो मर जाएंगे 1950 में। अब देखिए, ये जो पूरी बात इन्होंने कही है, मां साहब ने, पटना वाले मां साहब ने, कि उसमें बहुत सारी गलतियां, मतलब उसमें पहली गलती तो ये होती है कि अंतरिम सरकार का मतलब वो समझ नहीं पा रहे। तो पहली जिस अंतरिम सरकार की जो बात होती है वो 1946 में बनती है, जिसके नेहरू मुखिया बनते हैं, और उस अंतरिम सरकार के पहले कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होता है। और ये माना जा रहा था कि जो उस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा उसको ब्रिटिश सरकार अंतरिम सरकार का जो मुखिया बनाने के लिए, वाइसराय काउंसिल जिसको कहा था, उसका जो डिप्टी होगा, मतलब एक तरह सरकार का मुखिया होगा, वो कांग्रेस का अध्यक्ष ही बनेगा। इसलिए नए अध्यक्ष का जो चुनाव हो रहा है वो सीधे सीधे माना जाता है कि वो अंतरिम सरकार का मुखिया बनेगा। अब उस चुनाव में कैसे सरदार पटेल के पास ज्यादा वोट थे और कैसे गांधी ने बीच में अड़ंगा डाल के नेहरू को वो पद दिलवा दिया, इस पर हम खुद जयपुर डायलॉग में आप और हम वीडियो बना चुके हैं। इस पर लंबी 1 घंटे की हमने चर्चा करी थी, और उस चर्चा में हमने सब कुछ बताया था कि किस नेता का क्या बयान था, जो उस बैठक के अंदर मौजूद थे। मन से नहीं कह रहे थे हम लोग। आचार्य कृपलानी उस बैठक में मौजूद थे, अबुल कलाम आजाद उस बैठक में मौजूद थे। उन सबके बीच में क्या क्या बातचीत हुई, वो सब हमने जो है उस वीडियो के अंदर बताया था। ये तो बहुत मानवीय बात है कि कैसे सरदार पटेल के पास बहुमत होने के बाद भी नेहरू को कांग्रेस का मुखिया बना दिया गया, वो अंतरिम सरकार के मुखिया बने। नेहरू के पास तो फिर एक भी मत नहीं था। 1946 में अंतरिम सरकार बनी तो उसके पास उतने पावर नहीं थे, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को नेहरू ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ले ली, तो उन्हें वो सारे अधिकार प्राप्त थे, वो सारे अधिकार प्राप्त थे जो उनके बाद हुए सारे प्रधानमंत्रियों को हासिल। वो अपना मंत्रिमंडल चुन सकते थे, वो कैबिनेट के अंदर कोई भी प्रस्ताव पारित कर सकते थे, यहां तक कि उस समय चूंकि उच्च सदन नहीं बना था जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, तो इसके अलावा वो संविधान सभा से सारी चीजें पास करवा सकते थे। पूरी तरह से कांग्रेस का कब्जा था संविधान सभा में। तो वो बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे। मतलब आज कोई सोचता है कि जैसे आज के प्रधानमंत्री, तो उस समय तो भारत का सुप्रीम कोर्ट का भी गठन नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट भी भारत का जो है वो 1950 के बाद बनता है। तो देखा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री के पास इतनी अकूत ताकत थी, इतनी पावर थी उस वक्त, जो आज शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी नहीं होगी। ये लोग इसको समझते नहीं है। और अगर वो कहते हैं कि भाई बूचर जो था, जनरल बूचर, वो भारतीय सेना का अध्यक्ष था, तो वो उनकी बात नहीं मानता, नहीं, प्रधानमंत्री की बात मानने को वो बाध्य था। ना केवल जनरल बूचर, बल्कि लॉर्ड माउंटबेटन भी प्रधानमंत्री की बात और प्रधानमंत्री के कैबिनेट की बात मानने को बाध्य था। आप उस वक्त दस्तावेज उठा लीजिए, कई मुद्दों पर माउंटबेटन की असहमति होती थी, लेकिन नेहरू कैबिनेट अगर उस बात को कहती थी तो माउंटबेटन को वो मानना पड़ता था। तो ये कह देना कि वो तो अंतरिम सरकार थी, जी नहीं, वो अंतरिम सरकार नहीं थी। अंतरिम सरकार वो थी जो 1946 से 1947 तक चली, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर अंतरिम सरकार को चलाया। वो अंतरिम सरकार थी। 1947 से लेकर 1952 की सरकार अंतरिम सरकार नहीं थी, उसके पास सारे पावर थे। और अगर ये बात जो मां साहब, जो पटना वाले मां साहब कह रहे हैं, कश्मीर के संदर्भ में कही कि नहीं वो तो उनके हाथ में पावर नहीं थे और ये नहीं था, तो फिर यही सरकार, जब ऑपरेशन पोलो की बात आती है, जब हैदराबाद में भारतीय सेना दाखिल होती है, तब ये सरकार, तब भी अंग्रेज जो उस समय अधिकारी थे, अंग्रेज जो लोग थे, वो नहीं चाहते थे, तब भी वो कैसे हैदराबाद में सेना भेज दी गई, सरदार पटेल ने प्रेशर दिया, भेजी। ऐसे कई फैसले हैं 1947 से लेकर 1952 के बीच में, जो दिखाते हैं कि कितनी ताकत थी उस सरकार में। तो ये इस तरह का भ्रम फैलाने से वो बच्चा यूपीएससी तो छोड़िए, जाने अब मैं क्या बोलूं, ग्रुप डी की एग्जाम में भी बेचारा निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, ऐसा इतिहास उसको पढ़ा दिया जाएगा। हाँ, ये तो समस्या तो है उसके पास, बेचारा तो क्या करेगा। एक अम्बेडकर के बारे में भी बात आई कि साहब कि अम्बेडकर जो थे वो बहुत पावरफुल, इतने दलित लीडर थे कि अगर वो चाहते तो वो जिन्ना के बराबर वो पावरफुल थे, और अगर वो चाहते तो वो अलग दलितिस्तान बना लेते, दलितों का अलग अलग देश बना लेते, लेकिन वो देशभक्त थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो साहब आप क्या कहेंगे साहब, जरा इसको फैक्ट चेक करें। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि अंबेडकर को समग्र पढ़ने की जरूरत है।
असल में क्या हो रहा है, पिक एंड चूज चलता है। जितने जो दलित चिंतक अपने आप को कहते हैं और जो समाज में, उनमें से कई बहुत ऐसे लोग हैं जो समाज के अंदर वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करते हैं। वो लोग सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के उस कालखंड को पढ़ते हैं जहां उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों और समाज में मौजूद भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उस वक्त उन्होंने जो बयान दिए उसके आधार पर उनका एक पूरा चरित्र गढ़ दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का जो राष्ट्र के प्रति जो सोच थी, उसको पढ़ने और समझने की भी जरूरत है, जो बाद के सालों के अंदर प्रकट होती है 40 के दशक के बाद। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ के बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। डॉक्टर अंबेडकर के हम पूरे राजनीतिक करियर को हम अगर अध्ययन करते हैं, तो उन्होंने जो शुरुआत की अपनी राजनीति की या सामाजिक आंदोलन की जो शुरुआत की, उन्होंने वो एक तरह से महाराष्ट्र से ही की। और महारों के वो बहुत बड़े नेता थे। महार समाज जो आता है उसके वो खुद भी महार थे, महार समाज के बहुत बड़े नेता थे। और धीरे धीरे 40 के दशक के बाद उनकी लोकप्रियता जो है वो देश के अन्य इलाकों में दलितों के बीच बढ़ने लगी थी। लेकिन ये भी एक सत्य है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए कि जो 1945-46 में चुनाव हुए, उसमें जो डॉक्टर अंबेडकर का जो संगठन था, राजनीतिक संगठन, उसको उतना समर्थन हासिल नहीं हुआ। और ये बात, दूसरा पक्ष ये भी है कि उसमें हिंदू महासभा को भी समर्थन नहीं मिल पाया था। तो इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वीर सावरकर भी लोकप्रिय नहीं थे। तो ये भी कह देना गलत नहीं है। गलत होगा कि अंबेडकर लोकप्रिय नहीं थे। अंबेडकर लोकप्रिय थे। लेकिन यहां पर आती है कि कोई भी नेता, पहली बात तो हम ये एक काल्पनिक चली कल्पना कर लेते हैं, उन्हें मान लेते हैं कि अंबेडकर चलिए एक देश बनाने के बारे में सोच लेते हैं, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। लेकिन इसको सोचने ना और इसको बात कहने के बाद आपके समर्थक इसके लिए तैयार हो जाएं, ये बहुत दो बड़ी बात है। देखिए, जिन्ना ने तय किया कि मुझे मुसलमानों के लिए अलग देश बनाना है, और उसने पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 में पारित किया लखनऊ मुस्लिम लीग में, लाहौर डिक्लेरेशन जिसको कहते हैं। तो जिन्ना को यह मालूम था कि मेरे जो समर्थक हैं, मेरे समर्थक यानी मेरे जो समर्थक मुसलमान हैं, वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। और ये हुआ। और जिन्ना के समर्थक कौन थे? जिन्ना के समर्थक थे अलीगढ़ के मुसलमान, भोपाल के मुसलमान, लखनऊ के मुसलमान, कानपुर के मुसलमान, मेरठ के मुसलमान, मुंबई के मुसलमान, दक्षिण भारत के मुसलमान और पटना वाले मासाब के बिहार के मुसलमान। ये सारे लोग जिन्ना के साथ उस वक्त खड़े हुए थे। इसलिए जिन्ना ने जो एक ख्वाब देखा था पाकिस्तान नाम का, वो इसलिए पूरा कर पाया क्योंकि उसके जो समर्थक मुसलमान थे, जो भारत में मौजूद थे, जिसको बिहार तक के मुसलमान समर्थन दे रहे थे। निकाल के देख ले पटना वाले मासाब कि 1945-46 के जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए बिहार में, उसमें कितनी मुस्लिम रिजर्व सीटें थी और उनमें से कितनी मुस्लिम लीग को बिहार के मुसलमानों ने चुनाव देकर मुस्लिम लीग को वोट देकर जिताया। मुस्लिम लीग को पटना वाले मासाब पढ़ लेना जाके, इन्हीं के कोई ना कोई रिश्तेदार होंगे जो उस वक्त मुस्लिम लीग को वोट डाल रहे होंगे, इन्हीं के पूर्वज होंगे। वो गारंटी के साथ कहता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। एक तरफा बिहार में मुस्लिम लीग चुनाव जीतती है 1945-46 का, मुस्लिम रिजर्व सीटों पे, जहां पे मुसलमान ही वोट दे सकता था। पांच छह सीटें जो है वो एक वो पसमानदा महाज था, उसको शायद मिल गई थी। वो मिला, कांग्रेस को भी 1-2 सीटें मिली। लेकिन जो आप मानेंगे, मतलब बहुमत के साथ अगर मुस्लिम सीटों का बहुमत हम जोड़ें तो क्लियर कट मेजोरिटी जो है वो जिन्ना को थी। कम से कम 85% मुस्लिम वोटर ने, जो बिहार के थे, उन्होंने जो है वो मुस्लिम लीग को 1945-46 में वोट दिया है। और उनमें से कितने पाकिस्तान गए हमने देखा। पटना वाले मां साहब का परिवार भी बिदरी भारत में रह गया। तो कहने का मतलब यह है कि जिन्ना जो था, उसको यह मालूम था कि मेरे समर्थक मुसलमान मेरा इसमें साथ देंगे। देखिए, अगर डॉक्टर अंबेडकर, वैसे तो कभी सोचते नहीं वो इस दिशा में, ये मतलब कल्पना भी हम मतलब कर रहे हैं इस जगह पे बैठकर, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कभी इस तरह का विचार नहीं रखते कि देश में क्या है कि दलितों के लिए अलग एक देश बना दिया जाए। ऐसा कभी विचार उन्होंने प्रकट नहीं किया, ना वो सोचते। अगर वो कोई सोच भी लेता, कोई बड़ा दलित नेता, तो ये संभव नहीं था, क्योंकि भारत के दलित इसका कभी साथ नहीं देते। हमारे दलित भाई कभी इसका साथ नहीं देते। अगर हम निकाल के देखेंगे आजादी के आंदोलन में, ये भी तथ्य है कि डॉक्टर अंबेडकर कभी भी 1952 से पहले कभी भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़े। हाँ, जो भी हुए उनको जो है वो अंग्रेजों ने नॉमिनेट किया। उसकी वजह उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया, और इतना सब होने के बावजूद भी हमने ये तो नहीं सुना कभी उन्होंने कहा कि वो अलग से दलित स्थान बनाएंगे। ये तो नहीं सुना। उसमें आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान इसलिए संभव हो पाया क्योंकि कुछ राज्य जो थे, जो जिसको हम कहते हैं कि जो भारत के उत्तरी पश्चिमी जो इलाका था, जहां पंजाब था, जहां पे सिंध था, जहां पे खैबर पख्तूनख्वा था, खैबर था, वो एक मुस्लिम बहुल इलाका था। तो
भारत में कोई भी शहर, कोई भी जगह दलित बहुल कहीं नहीं है, आज भी नहीं है। भारत की जो दलित आबादी है वो हर जिले में, हर जगह पे पर्याप्त मात्रा में एक परसेंटेज के आधार पे लगभग लगभग बराबरी से फैली हुई है। तो ये प्रैक्टिकली, हिस्टोरिकली, ये कहीं दस्तावेज, ये कहीं कुछ नहीं, ये मनगढ़ंत बातें जैसा वो कर लेते। डॉक्टर अंबेडकर के राष्ट्रवादी चेहरे को, डॉक्टर अंबेडकर के चीजों को अगर अगर इतना ही उनको हिंदू धर्म के विरोधी थे, तो अगर वो छोड़ते तो वो हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए कोई विदेशी धर्म अपनाते, वो इस्लाम को अपना लेते, वो क्रिश्चियनिटी को अपना लेते। लेकिन उन्होंने सिर्फ दो धर्म अपनाने पर विचार किया। अगर आप उनकी जीवनी पढ़े, चाहे वो धनंजय कीर द्वारा लिखी हो, चाहे वो अंबेडकर समग्र को पढ़े, तो एक सिख धर्म के प्रति उनके मन में कभी ये ख्याल आया था कि इसको हम स्वीकार कर सकते हैं, या वो बौद्ध धर्म की ओर गए। और पूरा लंबा अध्ययन उन्होंने बौद्ध धर्म को लेकर किया, उसके बाद गए। और जो ये नागपुर में जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिन पहले कि क्या आप ये हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं? बोला कि इतिहास इस बात को समझेगा कि मैंने बौद्ध धर्म स्वीकार करके हिंदू धर्म को किस तरह से बचाया है। क्योंकि ये फैक्ट है कि अगर वो कोई और विदेशी धर्म अगर अपना लेते तो शायद परिदृश्य बदल सकता था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि वो ऐसा करेंगे तो इससे कितनी हानि इस देश को होगी, ये ध्यान में रखते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। समग्र रूप से पढ़ने की जरूरत है, कुछ भी कह देना, वो अलग देश बनाना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर की एक प्रैक्टिकल सोच थी, और इस सोच में कहीं भी दलितों के लिए अलग देश की कोई थ्योरी उनकी कभी कहीं कुछ सामने नहीं आती। संजय, बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ी विचित्र बात आई कि साहब कश्मीर के बारे में। अब कश्मीर के बारे में तो मैं तो चूंकि स्वयं पुस्तक लिख चुका हूँ, तो मुझे तो ध्यान है, और मुझे लगता है अब तो बहुत सारे लोगों को भी ध्यान है आजकल। महाराजा हरि सिंह के बारे में कह दिया कि साहब महाराजा हरि सिंह को कह दिया कि साहब कि उस बैल इंसान को स्विट्जरलैंड बनाना था कश्मीर को। उसके घर के रिश्तेदारों और औरतों को पाकिस्तान उठा ले गया, तब अकल आई। अच्छा, नेहरू न्यू हरि सिंह इज मैड एंड ग्रीडी, मतलब वो लालची है, इसलिए हमें कश्मीर जो है वो हमें खोना पड़ा। जी। अब देखिए, इतना शर्मनाक बयान है और उसकी प्रतिक्रिया अब सामने भी आ गई है। राजा हरि सिंह के जो पोते हैं, उन्होंने इसका वो आलोचना की है और उन्होंने इसका विरोध किया है। दरअसल मैं अपनी बात कहूं उसके पहले एक बात मैं पहले कह देना चाहता हूं तो कि राजा महाराजा हरि हरि सिंह सिंह, के जो परिवार को तो इसके विरुद्ध जो है मुझे लगता है कि मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि अब है ना अति हो चुकी है संजय सर। मतलब अगर भारतीय इतिहास, आधुनिक इतिहास को हम पढ़ें तो किसी अगर एक व्यक्ति के साथ इतिहास ने नाइंसाफी की है तो महाराजा हरि सिंह है। मतलब उनको एक तरह से खलनायक बनाकर पेश कर दिया गया, जबकि वो उनकी क्या सोच थी ये समझने की जरूरत है। अगर हम सिर्फ उस कालखंड को लें जो कश्मीर के विलय के और उसके आसपास उसके पहले की 2-3 साल की घटनाओं को हम लें, तो हमें कुछ बिंदुओं पर गौर करना चाहिए। देखिए क्या हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में पहले हम समझें। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो असली नाम था, जो बुनियादी उसका जो नाम था, जब अलीगढ़ से पढ़ने के बाद शेख अब्दुल्ला के अंदर जो एक तरह से कट्टरपंथी जो विचारधारा ने जन्म ले लिया था, उसके बाद उन्होंने उसकी स्थापना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से की थी। लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर नेहरू की सलाह पे इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। और इनके कई पुराने ऐसे कांड मिलते हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, जो इन्होंने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, डोगरास के खिलाफ उस वक्त हिंसा करी, हाँ, 30 के दशक में। 1931 में किया था, 1931 हाँ, का कांड वो फेमस है। कश्मीरी पंडितों का जो पहला उनके खिलाफ हिंसा होती है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में 30 के दशक में शुरू हो गई। जिसको उसके सिक्स्थ बाद वो एक्सोडस चेहरा, बोलते हैं ना, ये जी 1989-90 का 7th एक्सोडस था, वो जी 1931 का 6th एक्सोडस था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बहुत पहले से षड्यंत्र कर रहे थे। लेकिन 40 के दशक के बाद जब, क्या मालूम, कभी कोशिश बहुत की शेख अब्दुल्ला ने कि वो जिन्ना के पाले में चले जाए, लेकिन जिन्ना उसके चरित्र को पहचान गया था कि भरोसेमंद आदमी नहीं है। वो क्यों भरोसेमंद नहीं है, वो हम आगे उसको भी अभी स्पष्ट हो जाएगा। तो जिन्ना ने उसको घास नहीं डाली, नेहरू उसके करीब आ गए। तो नेहरू और शेख अब्दुल्ला की एक जबरदस्त दोस्ती, जो केमिस्ट्री है, वो 40 के दशक की शुरुआत में स्थापित हो गई। अब आते हैं 1945-46 के दौर के अंदर। तब शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम था डोगरा कश्मीर छोड़ो। मतलब ये जैसा भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पे अंग्रेजों भारत छोड़ो की जगह इसने नारा दिया डोगरा भारत छोड़ो। और ये आंदोलन हिंसा के आंदोलन था। तो इसके बाद शेख अब्दुल्ला को महाराजा हरि सिंह ने गिरफ्तार कर लिया। तब तक घटनाक्रम बदल चुका था भारत में। 1946 में नेहरू जी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे,
और उस वक्त एक तरह से नई सरकार के गठन की और भारत की आजादी की बातें शुरू हो चुकी थी, विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। तो नेहरू ने बिना किसी से सलाह लिए हुए कश्मीर का रुख कर दिया शेख अब्दुल्ला के समर्थन में, कि शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार क्यों किया गया, और उस आंदोलन का समर्थन करने के लिए और महाराजा हरि सिंह का विरोध करने के लिए वो कश्मीर चले गए। महाराजा हरि सिंह जो थे वो दमदार आदमी थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को, उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष को, जिसको वो जानते थे कि जब देश आजाद होगा तो ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, ये जानने के बाद भी हिम्मत देखिए डॉक्टर महाराजा हरि सिंह की, कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया और नजरबंद कर दिया। और इस बात को, ये पंडित नेहरू को, इस हरकत को बड़ा मूर्खतापूर्ण हरकत मानी गई नेहरू की है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मौलाना आजाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में लिखी है कि ये बच्चों जैसी हरकत थी, कि जब देश के सामने इतनी बड़ी समस्याएं हैं, देश उस मुहाने पे खड़ा है जब हमें आजादी मिलने वाली है या मिल सकती है, तब एक कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आप जो है वो कश्मीर चले जाते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं। तो उस वक्त जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन सब लोगों ने राजा हरि सिंह को समझाया और कहा कि भाई नेहरू को छोड़ दो, यहाँ दिल्ली में जरूरत है। नेहरू को बोला कि यह व्यवहार ठीक नहीं है। उसमें सरदार पटेल भी थे। उन्होंने कहा व्यवहार तुम्हारा ठीक नहीं है, इस तरह से कश्मीर तुम पहुंच गए, तुम वापस आओ और ये दिल्ली में जो समस्याएं भी भारत के सामने, उनको सुलझाना है, कश्मीर का मुद्दा देख लिया जाएगा। तो ये जब ये गिरफ्तारी कर ली सरदार राजा हरि सिंह ने, महाराजा हरि सिंह ने नेहरू की, तो उसी दिन कश्मीर का जो भविष्य वो तय हो गया। असल में नेहरू बहुत वेंडिक्टिव थे, वो अपने साथ हुए बर्ताव को कभी भूलते नहीं थे। और ये नेहरू के मन में ग्रंथि बैठ गई कि साथ इस व्यक्ति ने मुझे गिरफ्तार किया, मुझे इससे हिसाब चुकाना है। और दूसरी तरफ शेख अब्दुल्ला से उनकी दोस्ती थी। तो जब भारत आजाद हुआ तो ऐसा नहीं कि महाराजा हरि सिंह देशभक्त नहीं थे, वो देशभक्त थे। उन्होंने सोशल रिफॉर्म, मंदिरों के अंदर दलितों का प्रवेश कश्मीर में जाने कब से था, बाल विवाह पर बैन लगाया था, विधवा विवाह को उन्होंने प्रोत्साहन दिया था, सामाजिक सुधार किए थे। बड़ा मॉडरेट इंसान था वो, बहुत मॉडरेट इंसान थे उस दौर में। प्रोग्रेसिव था वो। भारत में विलय के लिए घबरा रहे थे, वो जो असमंजस चर्चिल की वॉर कैबिनेट के मेंबर थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। और वो थे जिन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है अंग्रेजों को आईना दिखा दिया था और अंग्रेज उनसे नाराज हो गए थे। तो उनकी राष्ट्रभक्ति पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पर। महाराजा, अब आपके जो लोग पूछते हैं 2.5 महीने की देरी क्यों करी, जब भारत 15 अगस्त को आजाद हो गया तो भाई आप 27 अक्टूबर तक क्यों रुके रहे? तो अब इसको हम थोड़ा सा इसका सिलसिलेवार अध्ययन करते हैं। महाराजा हरि सिंह की जो मनोदशा थी, जो असमंजस में थे, उसकी वजह थी नेहरू। वो ये जानते थे, पहली वजह तो ये थी, वो जानते थे कि नेहरू मेरे प्रति दुश्मनी का भाव रखता है, जैसे ही मैं विलय करूंगा ये मुझे कहीं ना कहीं निपटा देगा। दूसरा था शेख अब्दुल्ला पे उनको कतई भरोसा नहीं था, और जो वो जानते थे नेहरू शेख अब्दुल्ला को स्थापित करने के लिए, अपने दोस्त के हाथ में सत्ता देने के लिए मेरे से विलय करवाना चाहते हैं। अब शेख अब्दुल्ला से भी क्या परेशानी थी महाराजा हरि सिंह को? वो ये थी कि शेख अब्दुल्ला पूरे कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के नेता नहीं थे। वो सिर्फ कश्मीर घाटी के 4-5 जिलों के नेता होते थे, सुन्नी मुसलमानों के नेता होते थे। उनका प्रभाव वहां के शिया आबादी जो है, जो कारगिल और लेह द्रास के इलाके में पाई जाती है, उसमें उसका कोई प्रभाव नहीं था। लद्दाख में शेख अब्दुल्ला का कोई प्रभाव नहीं था। जम्मू में शेख अब्दुल्ला को कतई जन समर्थन हासिल नहीं था। कोई घाटी के 4 या 5 जिलों का नेता था। ऐसे मीरपुर और मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में भी इनका कोई वजूद नहीं था। बिल्कुल, वहां भी मुस्लिम लीग के कुछ नेता हावी थे वहां पर। तो ऐसे व्यक्ति को कोई सत्ता कैसे सौंप सकता है? और ये जानते हुए कि मेरा दुश्मन है मुझे। और हुआ क्या? देखिए, जो राजा हरि सिंह ने सोचा था वो बिल्कुल ठीक हुआ। अब आप राजा हरि सिंह को दोष देते हैं। भाई, भारत के विलय के लिए तो भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान, जिनके पोते परनाती कह लें, सैफ अली खान है। जैसे सैफ अली खान के परनाना हमीदुल्लाह खान भोपाल के नवाब थे, ऐसे ही राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू, उसी तरह का रिश्ता। तो भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान भी तैयार नहीं हुए भारत में विलय के। वो भी जिन्ना के दोस्त थे। भोपाल में शरिया कानून चलता था, हिंदुओं पे अत्याचार होता था। 1949, 1 जून 1949 तक भोपाल आजाद नहीं हुआ। बाकी भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। भोपाल 1 जून 1949 को, लगभग 2.25 साल बाद आजादी का आजाद हैदराबाद आखिरी प्रिंसली स्टेट थी वो, आखिरी प्रिंसली बिल्कुल आखिरी प्रिंसली स्टेट थी। इसके अलावा हैदराबाद का नवाब, उस हैदराबाद के नवाब ने तो भारत की सेना ने जब वहां पर दाखिल हुई तो उसने युद्ध लड़ा उसके साथ। भारतीय सैनिकों को बलिदान में उसका वो जिम्मेदार है। उसने भारतीय सैनिकों की हत्या करी उसकी सेना ने। फिर भी जैसे ही भोपाल का विलय भारत में हुआ, आपने हेड ऑफ द स्टेट
हमीदुल्ला खान को, नवाब हमीदुल्ला खान को बना दिया। जैसे ही आपका हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद का भारत में विलय हुआ, आपने वहां के नवाब को, निजाम को जो है स्टेट का हेड बना दिया। लेकिन जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत के अंदर होता है तो 6 महीने के अंदर आप राजा हरि सिंह को पद से हटा देते हैं और उनको मुंबई के लिए बेदखल कर देते हैं। जो व्यक्ति श्रीनगर में रहता था, जम्मू में रहता था, उसको मुंबई भेज दिया जाता है और उसके एक छोटे से बेटे को, जिसमें समझ नहीं थी, राजा कर्ण सिंह, जो आज भी जीवित हैं और भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुके हैं, उस 18-19 साल में उनको जम्मू कश्मीर का हेड बना दिया जाता है और वो नेहरू के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं, क्योंकि उनमें उतनी समझ ही नहीं होती है। तो राजा हरि सिंह ने जो जिस बात का डर था, जिसकी वजह से वो विलय में देरी कर रहे थे, असमंजस में थे, वो बिल्कुल हूबहू सही साबित हुआ। उन्होंने विलय किया, सत्ता शेख अब्दुल्ला के हाथ में दी गई। धीरे धीरे करके कुछ ही महीनों के अंदर उनको सत्ता से हटा दिया गया, राजा हरि सिंह को, और मुंबई भेज दिया गया। जो उन्होंने सोचा था वो उनके साथ किया गया। अब विलय की कहानी पे भी आ जाते हैं। एक पत्र है संजय सर, वो सितंबर में लिखा गया, सितंबर के तीसरे हफ्ते में, और वो पत्र लिखा है नेहरू ने सरदार पटेल को, और वो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के अंदर छपा हुआ है। उस पत्र में नेहरू कहते हैं कि मुझे एक खबर मिली है कि कबायली इलाके से कश्मीर में पाकिस्तान शरारत करने वाला और हमला करने वाला। मतलब नेहरू को ये जानकारी सितंबर 1947 में, तीसरे हफ्ते में सितंबर में जानकारी थी कि कश्मीर पे हमला होने वाला है। और तब उस पत्र में तब भी लिखते हैं कि लेकिन हम तभी कुछ कर सकते हैं जब वहां पर जन लोकप्रिय सरकार यानी शेख अब्दुल्ला की सरकार बन जाए, उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए। तमाम तरह की वो उसके अंदर बातें लिखते हैं, उसकी डिटेल आप देख सकते हैं, वो मिल जाएगा आपको उस सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में। अब हम आ जाते हैं 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को कबायली जो है वो हमला करते हैं, पाकिस्तानी सेना कबायलियों के भेष में, और कुछ कबायली भी मिलकर हमला करते हैं कश्मीर में। 22 अक्टूबर को ही जो एक दूत रामलाल बत्रा जो है वो रवाना हो जाते हैं कश्मीर से दिल्ली के लिए, जो प्रधानमंत्री होते हैं कश्मीर स्टेट के। वो विलय पत्र लेकर पहुंच गए। अब 23, 24, 25, 26, 3-4 दिन, 3.5 दिन तो है वो नेहरू उस विलय पत्र पर जो है विचार नहीं करते, सिर्फ एक जिद पकड़े रहते हैं कि भाई आप शेख अब्दुल्ला को जो है वो सत्ता की बागडोर दो। और आपको बता दूं कि जब 22 अक्टूबर को हमला हुआ कश्मीर में, तो शेख अब्दुल्ला वहां से भाग गया, और भागकर दिल्ली आ गया, और उसने अपने परिवार को भेज दिया कहां पर, इंदौर में। क्योंकि इंदौर जो होलकर स्टेट था, वहां का जो एक मंत्री था वो ब्रिटिश था, और वो शेख अब्दुल्ला का साला हुआ करता था। अपने परिवार को, फारूक अब्दुल्ला और उसकी बहनों को, पत्नी को इन्होंने भेज दिया इंदौर, और खुद आके बैठ गया दिल्ली। और कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार हो रहा था, हत्याएं हो रही थी, लोग मारे जा रहे थे पाकिस्तानी कबायलियों के हाथों, और ये दिल्ली में छुपकर प्रधानमंत्री निवास में, नेहरू के घर में छुपकर बैठा हुआ था शेख अब्दुल्ला। और ये 3.5 दिन जब बैठक हुई, तो बैठक में बाहर बैठकर सारी बातें दूसरे कमरे से शेख अब्दुल्ला सुनता था, और ये सबूत दूंगा मैं सुनता था कि नहीं सुनता था। अब ये आपने 3-3.5 दिन रामलाल बत्रा को उलझा के रखा, आपने उन विलय पत्र में हस्ताक्षर नहीं किया, आप ये बार बार कोशिश करते रहे कि नहीं शेख अब्दुल्ला को सत्ता दी जाए। रामलाल बत्रा कहते रहे भाई आप सेना भेजो, एक बार ये पाकिस्तान की समस्या निपट जाए, चुनाव करवा लेंगे, जो जीतेगा उसको सत्ता सौंप देंगे। लेकिन नहीं, पहले शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपो। जब लगा कि रामलाल बत्रा से बात नहीं बनेगी, इसके बॉस को बुलाओ, तो उसके बॉस थे रामलाल बत्रा जी के जस्टिस मेहर चंद महाजन, MC महाजन। और जस्टिस मेहर चंद महाजन प्रधानमंत्री होते थे जम्मू कश्मीर स्टेट के। और मैं यहां पे बता दूं कि भारत के वो तीसरे मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI बने, और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी आत्मकथा लुकिंग बैक। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो व्यक्ति रहा उसकी बात पर मैं तो विश्वास करता हूं। वो लुकिंग बैक में क्या लिखते हैं, ये पटना वाले मास साहब को पढ़ना चाहिए। वो लिखते हैं कि जब मैं श्रीनगर से दिल्ली आया और बैठक में मैंने हिस्सा लिया, तो मैंने कहा कि भाई आप जो है वो सेना भेजिए। नेहरू से कहा कि अब सेना भेजिए, कश्मीर जल रहा है, हम एक के बाद एक शहर, कस्बे, चौकियां गवा रहे हैं, और वो तेजी से आगे बढ़ रही है पाकिस्तानी सेना, श्रीनगर हाथ से निकल जाएगा। तो नेहरू ने जवाब दिया कि श्रीनगर निकल जाएगा, उसे हम वापस लेना भी जानते हैं। तो उसी किताब में लुकिंग बैक में जस्टिस महाजन लिखते हैं कि जब नेहरू ने मुझसे कहा कि श्रीनगर हाथ से निकल जाएगा तो निकल जाने दीजिए, हम उसे वापस लेना भी जानते हैं, तब मैंने मन ही मन सोचा, जस्टिस महाजन ने लिखा है कि श्रीनगर तो हाथ से निकल जाएगा, आप वापस भी ले लेंगे, लेकिन उसमें जो लोग मारे जाएंगे, क्या आप वापस उन्हें जिंदा कर पाएंगे? ये सोच थी नेहरू की। और उसके बाद जब जस्टिस महाजन की बात नहीं सुनी गई, जस्टिस महाजन उठकर खड़े हो गए, और उन्होंने कहा कि अगर आपने कल तक सेना नहीं भेजी कश्मीर के अंदर, तो मजबूरन मुझे कराची जाकर जिन्ना के पास हाथ जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि मैं अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं जिन्ना से कहूंगा कि आप बंद कर दो, ये लोगों को मारना बंद कर दो, और आपको जो करना करो, बस
लोगों को मारना बंद कर दो, मेरे पास ऑप्शन नहीं है अपने लोगों को बचाने का, क्योंकि आप मदद कर नहीं रहे, आप सेना भेज नहीं रहे नेहरू जी, तो मुझे जिन्ना के पास जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ेगा, बचा लो हमारे लोगों को। तो नेहरू ने कहा, इतना सब सुनने के बाद भी नेहरू ने कहा कि महाजन आप जा सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जस्टिस महाजन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। नेहरू ने महाजन को कहा, मिस्टर महाजन आप जा सकते हैं। तब सरदार पटेल उठे, और ये जस्टिस महाजन ने लिखा है कि सरदार पटेल उठे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मिस्टर महाजन आप कहीं नहीं जा रहे, यहां बैठिए। और उसके बाद सरदार पटेल ने कहा कि कल तक सेना श्रीनगर पहुंच जाएगी। और अगले दिन सेना श्रीनगर पहुंची, विलय पत्र पे हस्ताक्षर हुए, सेना उसके बाद पहुंची, और उसके बाद हमने खदेड़ना शुरू कर दिया। तो सरदार पटेल का योगदान ये था, और नेहरू की सोच क्या थी, पटना वाले मां साहब को मालूम होना चाहिए। और पटना जो वाले 4 मां दिन साहब की देरी वैसे हुई, पटना वाले मां साहब नेहरू के बड़े प्रशंसक हैं वैसे, बाय द वे। नहीं प्रशंसक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, नेहरू जी के प्रशंसक हैं। भाई जस्टिस महाजन पे तो भरोसा करेंगे संजय सर, जो देश का मुख्य न्यायाधीश रहा और जो उस सर बैठक में आपको मौजूद एक था। और फैक्ट बताता हूँ, एक और फैक्ट जी बताता हूँ, जो जी मैंने जी अपनी पुस्तक में अंकित किया है जी कि मेहरचंद महाजन को, उनको महाराजा हरि सिंह को ये आइडिया था कि क्या होगा, तो उन्होंने, मेहरचंद महाजन तब लाहौर में चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने मेहरचंद महाजन को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फरवरी में ही इंटरिम गवर्नमेंट को पत्र लिख दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको जो है वो हमारे नेहरू जी ने बिल्कुल नकार दिया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात, उनको रामचंद्र काक पे, जो उनके प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर कतई भरोसा नहीं था, हम्म। रामचंद्र अब काक पे। ये सब पढ़ना चाहिए ना। अब आप बताइए कि जो लोग बैठक में क्योंकि मौजूद है वो अपने रामचंद्र अपने काक जो थे, वो, उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो लाहौर वगैरह में थी, वो पूरी तरह से जिन्ना के साथ में मिले हुए थे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात और संजय जी बताना भूल गया मैं, कि जब सरदार पटेल ने कहा कि नहीं कल सेना पहुंच जाएगी, तब एक पर्ची आई नेहरू के पास, वो पर्ची शेख अब्दुल्ला ने भेजी, जो वो वहां पर सुन रहे थे। और ये बात एनबी गाड़गिल ने लिखी है, वो भी उस बैठक में मौजूद थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उनने लिखी है गवर्नमेंट इनसाइट फॉर्म, गवर्नमेंट जो बुक लिखी है, सॉरी गवर्नमेंट फॉर्म इनसाइट जो लिखी है, उसके अंदर जस्टिस एनबी गाड़गिल लिखते हैं कि नेहरू के पास एक चिट्ठी आई जो शेख अब्दुल्ला की थी, और शेख अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं सेना भेज दीजिए। क्यों कहा शेख अब्दुल्ला ने? क्योंकि उसे मालूम था कि महाजन अब पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो सब खेल बिगड़ जाएगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा पंडित जी भेज दो सेना श्रीनगर, तो पंडित जी तैयार हो गए, और सरदार पटेल ने भी प्रेशर बना दिया। तो ये पूरी घटनाक्रम, अब इसको जो लोग बैठक में मौजूद हैं, वो लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन वहां सब अपनी अलग थ्योरी लेकर चल रहे हैं। जाने क्या सरदार पटेल से दिक्कत है उनको। अब ये इस तरह के लोग हैं सर। ये लोग तो क्या है, इनका अगर आप व्यक्तिगत इनके बारे में पता कर लें तो इनका जो व्यक्तिगत चरित्र है क्या क्या है वो भी पता चल जाएगा। मैं तो कहूँगा कि लोग जो पढ़ रहे हैं वो कमेंट में जो व्यक्तिगत बातें हैं वो भी बता दें, जिससे लोगों को आइडिया हो जाए। हम कुछ बोलेंगे तो भाई लिटिगेशन विटिगेशन का मामला जो है वो चलता रहता है। नहीं सर, किसी अच्छा, के मान और हानि की कोशिश नहीं है, लेकिन सच को सच ही बोल रहे हैं ना। हाँ, हम तो फैक्ट चेक कर रहे हैं, हम तो बेसिकली फैक्ट चेक ही तो कर रहे हैं, और तो हम क्या कर रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा वक्फ और यूसीसी पे भी मास साहब के बड़े जोरदार विचार हैं। अब कभी ये पलटते रहे अपने विचारों से, ये अपने विचारों से पलटते रहे। इन्होंने कहा कि कभी होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। अब इसका भी इतिहास का अध्ययन कर ले, इतनी बड़े इतिहासकार बनते हैं हम तो, मैं तो अपने आप को नहीं मानता इतिहासकार, लेकिन ये इतने बड़े इतिहासकार बनते तो पढ़ ले कि यूसीसी पे कौन क्या लिखकर बोल कर गया। नेहरू ने यूसीसी पे क्या बोला है, डॉक्टर अम्बेडकर का इतनी बार बार माला जपते हैं, तो डॉक्टर अम्बेडकर के यूसीसी पे विचार पढ़ लेना। अरे छोड़िए, मैं तो कहता हूं एक एमसी छागला हुए थे, मोहम्मद करीम छागला, बॉम्बे हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस थे, और बहुत बड़े न्यायाधीश थे, और बात पहले कभी किसी जमाने में जिन्ना के साथ थे, लेकिन बाद में जब जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग करी तो एमसी छागला ने साथ छोड़ दिया, और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। और एमसी छागला जो है भारत के शिक्षा मंत्री भी रहे, उन्होंने खुद लिख के गए हैं कि नेहरू ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से जो है वो यूसीसी लागू नहीं होने दिया। अगर ये यूसीसी लागू हो जाता तो आज देश की तस्वीर अलग होती। एमसी छागला, मोहम्मद करीम छागला ये बोलकर गए, विदेश मंत्री भी रहे वो भारत के, वो अमेरिका में भारत के राजदूत भी रहे, बहुत बड़ी हस्ती थी वो।
जब 1980 में जब बीजेपी का गठन हुआ तो मंच पर जो कुछ लोग बैठे हुए थे उनमें से एमसी छागला भी बैठे हुए थे। मतलब वो ऐसा नहीं थे किसी भी पार्टी के गुलाम मानसिकता के, वो सबके लिए अच्छा बुरा दोनों चीजें बोलते थे। वो लिख कर गए। और कितने यूसीसी में इनको एग्जाम्पल चाहिए। नेहरू से जब पूछा एक विदेशी पत्रकार ने कि भाई आप यूसीसी क्यों लागू नहीं कर रहे हैं, जबकि आप हिंदुओं के लिए तो कानून बना रहे हैं, हिंदू कोड बिल, तो आप जो है मुसलमानों को इस दायरे में क्यों नहीं ला रहे हैं? तो बोला कि नहीं, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत का मुसलमान अभी डरा हुआ है। वो डरी हुई थ्योरी तब भी चलती थी। बोला अभी अभी बंटवारा हुआ है हमारा देश का और भारत का मुसलमान डरा हुआ है, और अगर हम कुछ करेंगे तो ये संदेश जाएगा कि हम उनके अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं। और तुर्की जैसा देश ये कर सकता है क्योंकि वहां पर पूरी मुस्लिम बहुलता है, हम नहीं कर सकते। ये नेहरू का एक हंगेरियन पत्रकार को दिया जो इंटरव्यू है, उसके अंदर ये नेहरू ने कहा। यूसीसी को लेकर पढ़ लेना, वक्फ क्यों लेकर क्या क्या हुए घोटाले पढ़ लें, पटना में पता कर ले। अरे जिस लालू के बेटे के साथ आजकल इनके करीबी बहुत शादियों में आना जाना हो रहा है, उन्हीं लालू जी का बयान लोकसभा के अंदर है कि पटना के अंदर वक्फ वालों ने कब्जा कर रखा है। आ गया ना वो। लालू जब रेल मंत्री थे और रेलवे की जमीनों पर जो कब्जे हो रखे थे, तो यही लालू प्रसाद यादव जी जो थे, उन्होंने लोकसभा के अंदर संसद में कहा है कि वक्फ ने पटना में कहां कहां कब्जा कर रखा है। तो कितनी दूर है पटना में उनके पढ़ाने वाली जगह से वो जगह जहां पे वक्फ ने कब्जे कर रखे। समस्या ये है संजय सर। नहीं, समस्या तो है कि लोग तोड़ मरोड़ कर करते हैं। अच्छा, ये भी इसमें एंकर्स का भी है कि भाई यदि आपको किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं है तो उस विषय के बारे में आप या तो बात मत कीजिए या पूरी जानकारी रखिए, जिससे अगर कोई बिल्कुल ठेठ झूठ बोल रहा है, भाई छोटा मोटा 19-20 मान सकते हैं कि भाई ठीक है, कुछ इसका इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, ऐसा करते हैं लोग। तो आप अगर कोई इतना ठेठ झूठ बोल रहा है, इतना निंदनीय झूठ बोल रहा है, तब तो पकड़िए उसको। अब देखिए सर, एंकर्स की इसमें क्या क्या होता जिम्मेदारी है फिर? मेरे यहाँ तो है, इस तरह से झूठ बोल के तो कोई नहीं निकल सकता। देखिए इसमें क्या होता है ना कि मैं एक पत्रकार एक के होने के सज्जन थे, नाते भी। नाम नहीं ले रहा हूँ, एक सज्जन थे, जी। तो उन्होंने मेरी चैनल पे बोला कि साहब वो तो क्या है कि कश्मीरी कश्मीरी पंडितों को तो इसलिए भगाया गया क्योंकि उन्होंने सारी नौकरियों पे कब्जे कर रखे थे और वो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते थे। अब आप बताइए, ऐसी बात को अगर मैं जाने दूं, तो मैंने उनको टोक लिया। और आप जानते हैं कि भाई मेरे कम से कम कश्मीर के बारे में तो मेरे ज्ञान पे कोई संदेह कर नहीं सकता। उनको टोक के और थोड़ा सा वो फैक्ट चेक कर दिया, उसके बाद से वो दोबारा नहीं आए। हम्म। लेकिन दोबारा नहीं आए तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आप जो कुछ भी बोलो वो हम जाने देंगे। सर वही बात है कि देखिए, मेरा एक पत्रकार के होने के नाते और एंकरिंग का जो भी थोड़ा बहुत मेरा अनुभव, उस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि आपको अगर कोई व्यक्ति, और जिस व्यक्ति का आप अगर किसी बड़े व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जिसके एक वीडियो पे 10-10 लाख व्यूज आते हैं, तो भाई ऐसे व्यक्ति का अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको तैयारी के साथ बैठना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक आपको इंटरव्यू मिल जाता है तो आप शायद उस विषय का अध्ययन नहीं कर पाते। देखिए, एक पत्रकार के साथ चैलेंजेस ये है कि रोज एक नया अलग विषय है उसके पास। मेरे साथ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक दिन का ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, मैं एक दिन अपना रूम में बैठ के तैयारी कर रहा था, टीवी मैंने ऑन नहीं कर रखा था, और मैं किसी, मेरा डिस्कशन था 5 बजे के शो का, और मैं एक अलग ही विषय पे तैयारी कर रहा था। मैंने, जाने क्या हुआ उस दिन, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, मैंने टीवी ना खोला, ना ट्विटर देखा, ना गूगल न्यूज देखी, कुछ नहीं देखी, मुझे मालूम भी नहीं। जब मैं शो के ठीक पहले न्यूज रूम में गया कि एक बार मैं देख लूं क्या चल रहा है, तो देखा कुछ हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, सारी स्क्रीन, सारे चैनल, जो स्क्रीन लगी रहती है सब चैनल दिखाई दे रहे होते हैं, देखा सारे चैनल एक हेलीकॉप्टर के दृश्य चला रहे हैं। मैंने, हुआ क्या? तो बोले शेख हसीना जो है वो ढाका छोड़ के भाग गई। तो मैं एकदम सन्ने रह गया। मैंने, यार ये खबर तो मुझे मालूम नहीं, 3-4 घंटे से मैंने कुछ देखा नहीं। अचानक मुझे फोन आया कि अब आपको बांग्लादेश पे डिस्कशन करना है, वो पुराना ड्रॉप हो गया। तो मेरा जो बांग्लादेश में पुराना पड़ा हुआ था वो उस दिन काम आ गया, और वो जैसे तैसे हमारा अच्छा ही एक घंटे का डिस्कशन निकल गया। तो ऐसी स्थिति हो तब आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप एक प्लान करके आपको लाइनअप किया आपने पहले कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूं या आप मेरे शो में आइए, तो आपका एक समय होता है, आपने अपनी इच्छा से, अगर आपने तय किया कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है, तो मैंने आपके बारे में सुन रखा है, मैं आपको जानता हूं, आपकी बातें मेरे को मालूम है आप क्या बोलते हैं, तो जाहिर तौर पर आप पहले भी जानते हैं और आपने टाइम ले रखा है उससे, उस व्यक्ति से। अचानक नहीं आपको इंटरव्यू करना पड़ गया।
तो आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको सवाल करना चाहिए। और मैं कई पॉडकास्टर्स को जानता हूँ, यहाँ पे किसी का नाम देना, किसी का ना करना ठीक नहीं होगा, जो जबरदस्त तैयारी से आते हैं। मतलब मैं देखता हूँ कि एक पॉडकास्टर है जो बहुत, इसके वीडियो बहुत न्यूज एंकर से पॉडकास्टर बना है वो, उसने एक गायनेकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू लिया, और जो उसके सवाल थे मुझे लगा इसने बहुत रिसर्च के साथ वो आया, क्योंकि वो उसका विषय नहीं है, वो ना डॉक्टर है ना वो महिला है, उसके बाद भी वो जिस जिस तरह के उसने सवाल पूछे, मुझे लगा कि किसी भी व्यक्ति से अगर आप बात करते हो तो आपको रिसर्च करके आना चाहिए। नहीं तो फिर वही होगा कि एक आदमी का प्लेटफॉर्म दे दिया, फिर वो कुछ भी उल्टा सीधा लेवल बोल के चला जाएगा, और आप उसको फिर आप आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगा। बिल्कुल। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रखर जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।